नमस्कार दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रावधानों को कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रावधान किए गए। 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा कर दी थी कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना है। अब उन्होंने इस बार का ये दिखावा करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया कि हम लोग धीरे धीरे भारतीयों को उनका शासन सौंप देंगे। और इसी सिलसिले में 1919 में वो भारत शासन अधिनियम लेकर के आए थे, जो 1921 में लागू हुआ। और इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे। तो चलिए देखते हैं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करके उनको अलग अलग करने का प्रयास किया गया, यानी इसे पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण थोड़ा कम किया गया और केंद्र और प्रांतों के बीच में प्रांतीय विधान परिषदों के बीच में काम का थोड़ा बंटवारा करने का प्रयास किया। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान इन्होंने क्या किया, इसी के तहत उन्होंने क्या किया, प्रांतीय जो विषय थे इन प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। पहला था हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर कौन काम करेगा? हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन था। इस कार्य में वह अन्य मंत्रियों की सहायता ले सकता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी। दूसरा आरक्षित वर्ग। आरक्षित वर्ग के विषयों से क्या तात्पर्य हुआ? इस पर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, तो जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। यानी इस तरीके से शासन की दोहरी व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली जो है वो अपनाई गई थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे, यानी केंद्र और प्रांतों के बीच में विशेष विषय के अनुसार काम अलग अलग कर दिए गए। तो पहली बार द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करने का प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया गया था। अगला इसका जो महत्वपूर्ण प्रावधान था, इसमें देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। यानी भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार भारत में इस अधिनियम के द्वारा ही स्थापित की गई। अगला इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। यानी 6 सदस्य जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में होते थे, उनमें से 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। कमांडर इन चीफ को छोड़ करके कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं हो सकता था। इसके अलावा इन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन का पहले प्रारंभ कर दिया था, तो इसे और विस्तार देते हुए उन्होंने क्या किया, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी जो है इसके लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को उन्होंने और थोड़ा विस्तार इस अधिनियम के माध्यम से दिया। फिर नेक्स्ट जो इन्होंने क्या किया, संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर लोगों को सीमित मताधिकार प्रदान किया। यानी उनकी संपत्ति के आधार पे, कर के आधार पे या शिक्षा के आधार पर थोड़ा सीमित लिमिटेड उन्होंने लोगों को मताधिकार पहली बार प्रदान किया। अब दूसरा अगला उन्होंने प्रावधान क्या किया, 1926 में पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और साथ ही केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग भी इसी प्रावधान, इसी अधिनियम के तहत किया गया था। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई एक वैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान किया। इसके तहत इन्होंने कहा कि भाई 10 वर्ष बाद जो है ये अधिनियम जो हम लोग पारित कर देते हैं, तो उसके 10 वर्ष पश्चात इसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। उसी आयोग को साइमन आयोग कहा गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नवंबर 1927 में, बात तो इन्होंने की थी 10 वर्ष पश्चात स्थापित करेंगे, 1929 में होना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही उन्होंने क्या किया, नवंबर 1927 में नए संविधान, ये जो 1919 का संविधान है, इसकी स्थिति भारत में जानने के लिए एक सर जॉन साइमन नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया।
लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें सारे के सारे आयोग के सदस्य कौन थे? ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। इस वजह से इसका विरोध किया गया। इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार और ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश इस आयोग ने की थी। इस पर विचार विमर्श भी किया गया, बहुत से सम्मेलन भी हुए। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की इसमें सहमति लेने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन इसी विषय पर हुए थे, साइमन आयोग के सिफारिश पर 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रभाव को देखने के लिए। और इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर इसे संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र उन्होंने तैयार किया, जिस पर विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के सामने पेश किया गया। और इसकी सिफारिशें, कुछ जो संशोधन उन्होंने सुझाव दिया था उस समिति ने, उसको 1935 के भारत परिषद अधिनियम में शामिल कर लिया गया था। फिर महत्वपूर्ण बात एक और क्या है, सांप्रदायिक अवार्ड की है। तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने, उसने क्या किया, 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना की घोषणा की। उसे ही सांप्रदायिक पंचांग कहा जाता है, या सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है, या कम्युनल अवार्ड कहा जा सकता है। अब इसमें जो है न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाइयों, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों को तो इन्होंने पहले प्रावधान कर दिया कि पृथक निर्वाचन होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, दलितों के लिए भी जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करने का प्रावधान किया। अब इस बात से गांधी जी और अन्य जो कांग्रेस के नेता थे वो काफी परेशान हुए कि इस प्रकार से हमें बांटा जा रहा है। इस बीच में जो है गांधी जी और दलितों के बीच में इस बात को विवाद हुआ, तो उसमें जो है पूना पैक्ट समझौता हुआ था कांग्रेस के नेताओं के बीच में और दलित नेताओं के बीच में। ये पूना पैक्ट का समझौता इसी के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो ये थे मुख्य प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।